मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विकास कुमार झा है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया में विज्ञान का शिक्षक हूँ। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस अध्याय में बहुत सारी बातों की चर्चा की। तो पहले 2 मिनट बात को दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा को हम लोग बढ़ाएंगे। तो जैव प्रक्रम में अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? तो हम लोगों ने जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है इस बात को समझा। हम लोगों ने समझा कि कक्षा 10 में कुल मिला के 4 जैव प्रक्रम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सा? पोषण, श्वसन, संवहन और उत्सर्जन। तो चारों जैव प्रक्रम को हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पहले पोषण के बारे में जो है अपनी चर्चा को शुरू किया था। तो पोषण जैव प्रक्रम में हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी बातों की चर्चा की है कि अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि पोषण क्या होता है, ठीक है। पौधों में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है और मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाचन तंत्र के संरचना के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोग जो है जो चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या है? मनुष्यों में पाचन। पोषण के दौरान जो है पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है मनुष्यों में, इस बात को हम लोग आज विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तो पिछली कक्षा में बच्चों हम लोगों ने क्या बात किया कि जो भोजन होता है, भोजन में क्या होता है? जटिल पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जटिल पदार्थ होते हैं। और उन जटिल पदार्थ को क्या होता है? जटिल पदार्थ को क्या होता है कि सरल पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। सरल पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है किसकी सहायता से? तो एंजाइम की सहायता से। एंजाइम की सहायता से। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। तो पाचन क्या है? तो पाचन किसे कहते हैं बच्चों? तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था कि पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन हम लोग जो है किसे कहते हैं बच्चों? तो पाचन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। किसके सहायता से? तो एंजाइम की सहायता से। तो जटिल पदार्थ क्या है बच्चों? तो भोजन में बहुत सारे जटिल पदार्थ हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या है? कार्बोहाइड्रेट पे जब एंजाइम जो है अभिक्रिया करती है तो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देती है? ग्लूकोज में बदल देती है, ठीक है। वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देती है। प्रोटीन को जो है एमिनो एसिड में बदल देती है। तो कुल मिला के यही प्रक्रिया जो है पाचन में होता है। तो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं कि मनुष्यों में जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में जो विभिन्न भाग हैं, किन किन भागों में किन किन चीजों का पाचन होता है, इस बात को हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग पाचन तंत्र का चित्र बनाते हैं और बात को चर्चा करते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षा में पाचन तंत्र का हम लोगों ने चित्र बनाया था। आज भी पहले पाचन तंत्र का चित्र बनाएंगे। पाचन तंत्र का चित्र बनाने में बहुत बच्चों को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, लेकिन जैसे मैं बना रहा हूँ एक बार आप ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें कोई भी कलाकारी की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए कि कैसे मैं पाचन तंत्र का चित्र बना रहा हूँ और मतलब बहुत आसानी से बना। तो देखो, पाचन तंत्र में हम लोग बोलते हैं कि भाई पाचन तंत्र क्या होता है? मुख गुहा से शुरू होता है ना। तो ये क्या है? ये है मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा, ठीक है। जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं, ठीक है। मुख गुहा के पीछे क्या होता है? ग्रसनी होती है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फेरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंक्स कहते हैं, ठीक है। और फिर जो है ये जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। और
अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? ओएसोफेगस, ओएसोफेगस। ठीक है, अब ये ग्रास वैली, ये क्या है बच्चों? ये आमाशय है। ये क्या है? आमाशय है, आमाशय है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? स्टोमक कहते हैं। ठीक है, और आमाशय के नीचे जो है एक पत्ती के आकार की संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैनक्रियास कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। ये आमाशय बाईं तरफ होता है, और अग्नाशय के ठीक विपरीत में ये क्या है? ये यकृत है। क्या है? यकृत है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। और यकृत में क्या होता है बच्चों? का पित्त का निर्माण होता है, और पित्त एक थैली में क्या होता है? संग्रहित होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पित्त की थैली कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये क्या बच्चों? ये पित्त की थैली है। ये क्या है? ये पित्त की थैली है, पित्त की थैली, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, अब जो है ये जो है ये नीचे आ रहा है। उसके बाद क्या होगा? छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या है? काफी कुंडलित है। ये छोटी आंत, ये है छोटी आंत, काफी कुंडलित है, क्वाइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाम में छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होता है। और छोटी आंत के बाद क्या है? यहाँ से क्या हो? बड़ी आंत ये शुरू हो रही है। सिर्फ ध्यानपूर्वक देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से जो हम लोग पाचन तंत्र का चित्र बना सकता है, कोई भी बच्चा बना सकता है। ये क्या हो गया? ये हो गया बड़ी आंत। और ठीक है, तो ये हो गया छोटी आंत, यानी कि क्षुद्रांत। क्या हो गया? क्षुद्रांत। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं लोग? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो है ये क्या है? बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत, बृहतांत। क्या है? बृहतांत, बृहतांत है, बृहतांत, बृहतांत है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पाचन तंत्र हो गया। कुल मिला के क्या है? पाचन तंत्र जो है ये चित्र हो गया। अब इसमें हमको बात को समझना है। ये जो पाचन तंत्र है बच्चों, इसमें पाचन की क्रिया मात्र 3 जगह होती है। पाचन की क्रिया क्या होती है? 3 जगह ही होती है। कौन कौन सी जगह होती है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो देखो पाचन की क्रिया कहाँ होता है? तो सबसे पहले पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ होते हैं? तो मुंह हुआ, यानी कि माउथ। दूसरा क्या है? दूसरा पाचन की क्रिया कहाँ होता है? तो होता है स्टोमक, यानी कि आमाशय। और तीसरा कहाँ है? तो तीसरा होता है भाई क्षुद्रांत, यानी कि जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हमको बात को समझना है कि पाचन की क्रिया जो है हमारे पाचन तंत्र में मुख्यतः 3 जगह ही होती है। कहाँ कहाँ होती है? मुख गुहा में होती है, दूसरा क्या है? आमाशय में होती है, और तीसरा क्या है? क्षुद्रांत में। तो पहले हम लोग एक एक लाइन में बात को हम लोग क्या करें? याद कर लें। ठीक है, और उसके बाद उसको विस्तृत रूप में हम लोग जो है बात को आगे समझेंगे। तो जो मुख हुआ है, माउथ है, माउथ में क्या होता है? माउथ में क्या होता है कि मंड, क्या होता है? मंड, मंड मतलब स्टार्च। स्टार्च का क्या होता है? स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? स्टार्च के पाचन, स्टार्च के पाचन, स्टार्च के पाचन का शुरुआत। ठीक है, दूसरा क्या बात है?
कि जो है प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन के पाचन, प्रोटीन के पाचन का आरंभ होता है। क्या होता है, आरंभ होता है। और ये जो क्षुद्रांत है यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है पूर्ण पाचन। क्या होता है, पूर्ण पाचन। तो ये तीन बात पहले हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्या क्या बात है। तो हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों कि जो पाचन की क्रिया होती है वो तीन जगह होती है। कहाँ, मुख गुहा यानी माउथ। तो माउथ में, मुख गुहा में क्या होता है, तो भाई मंड का पाचन होता है। किसका होता है, मंड यानी स्टार्च का डाइजेशन होता है। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा कि आमाशय, आमाशय में क्या होता है कि प्रोटीन के पाचन का क्या होता है, शुरुआत होता है। और जो क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत में क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, तो इसी तीन बात को हम लोग बात को समझते हैं कि जो है हमारा जो मुख गुहा में स्टार्च का पाचन कैसे होता है। ठीक है, तुम्हारा जो है आमाशय, जो है आमाशय में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, एवं जो है क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो जो है क्या होता है, पूर्ण पाचन किस प्रकार से, तो जब आपको समझते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, अंतर ग्रहण या इंजेक्शन करते हैं। तो उस भोजन में क्या होता है कि कई प्रकार के क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिनमें एक पोषक तत्व क्या है, स्टार्च। क्या है, स्टार्च। अब जब भोजन हमारे मुख में पहुंचता है तो हमारे मुख में क्या है, हमारे जो मुख गुहा है, इस मुख गुहा में एक ग्रंथि जिसको हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि। क्या कहते हैं, लार ग्रंथि। क्या कहते हैं, लार। पहले बात को समझ लो, मुख गुहा में क्या है, मुख गुहा में लार ग्रंथि, मुख गुहा में क्या है, लार ग्रंथि। और यह लार ग्रंथि क्या है, लार रस को स्रावित करती है, लार रस को स्रावित करती है। और इस लार रस में क्या होता है कि लार रस में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लार एमाइलेज। क्या कहते हैं, लार एमाइलेज। क्या कहते हैं, लार एमाइलेज। ठीक है, और उस लार एमाइलेज की सहायता से क्या होता है, मंड जो है, स्टार्च जो है, वो क्या होता है, जो है शर्करा यानी कि ग्लूकोज में क्या टूट जाता है। तो इस प्रकार जो हमारे मुख गुहा है, मुख गुहा में जो है स्टार्च का क्या होता है, या मंड का पाचन होता है। तो हम लोगों ने क्या बात डिस्कस किया बच्चों कि मुख गुहा में पाचन कैसे होता है, बात को हम लोगों ने डिस्कस किया कि मुख गुहा में क्या होता है। तो मुख गुहा में कि मुख गुहा यानी मुख गुहा में पाचन यानी कि डाइजेशन इन माउथ। तो हम लोगों ने क्या चर्चा किया बच्चों कि मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा में जो है एक ग्रंथि होती है जिसको क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये लार ग्रंथि क्या करती है, लार रस को स्रावित करती है, लार को स्रावित करती है। और इस लार में क्या होता है, एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, लार एंजाइम होता है, लार एमाइलेज। क्या होता है, लार एमाइलेज नामक क्या होता है, एक एंजाइम होता है। और ये लार एमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि भोजन में जो क्या होता है, मंड होता है, मंड पे क्या है भाई, लार एमाइलेज नामक एंजाइम है, वो क्या करता है, अभिक्रिया करता है और उसको क्या होता है, शर्करे में बदल देता है,
शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा में जो है मंड का क्या होता है, मंड का पाचन होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग बात को समझते हैं कि मुख गुहा में जो है भोजन में उपस्थित मंड का पाचन होने के बाद जो है भोजन अब कहाँ पहुंचता है, भोजन पहुंचता है हमारे आमाशय में। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि भोजन आमाशय में कैसे पहुंचता है। तो भोजन जो है ग्रसनी ग्रास नली होते हुए आमाशय में पहुंचता है, लेकिन ग्रसनी और ग्रास नली में जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों पाचन नहीं होता है, क्योंकि इस ग्रसनी और ग्रास नली में कोई भी पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब अगला बात क्या है कि अब हम लोग अगला बात हम लोग बात करते हैं कि मुख गुहा में पाचन होने के बाद अगला पाचन कहाँ होगा। तो अगला पाचन जो है वो जगह कहाँ है, तो वो है आमाशय। क्या है, आमाशय। आमाशय, आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टोमक। इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये आमाशय, अब भोजन जो है आमाशय में पहुंचता है। तो आमाशय में जो पहुंचता है, तो ये जो आमाशय की जो भित्तियां होती हैं, आमाशय की जो भित्तियां होती हैं, आमाशय की भित्तियों में एक ग्रंथि पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो आमाशय यानी कि स्टमक की जो भित्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, एक ग्रंथि पाई जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। और ये जो जठर ग्रंथि है, यह जो है जठर रस को स्रावित करती है। क्या करती है, जठर रस को स्रावित करती है, जठर रस को स्रावित करती है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है, स्रावित करती है। तो बच्चों, ये जो जठर रस होता है, ये जो जठर रस होता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस, इसमें मुख्यतः 3 चीज पाई जाती है। क्या क्या, तो जठर रस में पहला चीज पाया जाता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा जो है वो पाया जाता है श्लेष्मा। क्या पाया जाता है, श्लेष्मा, यानी कि म्यूकस। और तीसरा प्रोटीन को पचाने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। क्या है, पेप्सिन। क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या पाया जाता है, पेप्सिन। तो बात को समझना कि जब अब भोजन क्या हुआ, कहाँ पहुंच गया, आमाशय। और इस आमाशय की जो भित्तियां हैं, इस भित्तियों पे क्या है, एक ग्रंथि है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। और यह जठर ग्रंथि क्या करती है, जठर रस को स्रावित करती है। और इस जठर रस में क्या है, 3 चीज है। पहला चीज क्या है, HCl, दूसरा क्या है, श्लेष्मा, और तीसरा क्या है, प्रोटीन को पचाने वाला एक एंजाइम, इसको क्या कहते हैं, पेप्सिन। तो अब हम लोग देखते हैं ये जो जठर रस में ये जो 3 चीज है, ये तीनों चीज जो है इनका क्या क्या कार्य है। तो पहला बात आते हैं हम लोग HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखो, ये जठर रस में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है, इसका मुख्यतः 2 काम है। यह जो भोजन के साथ आने वाले जीवाणु है, कीटाणु है, उसको क्या करता है, उसको मारता है। तो HCl का पहला काम क्या है कि भोजन के साथ आने वाले जीवाणु, कीटाणु इत्यादियों को वो क्या करता है, वो मारता है। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या है HCl का, HCl का एक कार्य और HCl का दूसरा कार्य। और HCl का दूसरा कार्य क्या है कि यहाँ जो एंजाइम जठर रस में जो ये पेप्सिन एंजाइम है, यह जो है वो क्रियाशील नहीं रहती है। तो HCl क्या करता है
इंजाइम को क्या करता है, क्रियाशील बना देता है, क्रियाशील बना देता है। ठीक है, तो यानी कि HCl का क्या काम है, HCl का काम है, पहला काम है कि भोजन के जो क्या है जीवाणु और कीटाणु आ रहे हैं उसको क्या करता है, वो मारता है। दूसरा क्या काम है कि यह पेप्सिन एंजाइम को क्या बनाता है, क्रियाशील बनाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है भाई, इस जठर रस में क्या है, श्लेष्मा। अब वो श्लेष्मा क्या है, कि श्लेष्मा क्या है, श्लेष्मा एक पदार्थ है जो क्या होता है कि जो आमाशय की भित्तियों के ऊपर में एक अस्तर बनाता है, एक क्या बनाता है, अस्तर बनाता है ना, श्लेष्मा का अस्तर। यह श्लेष्मा का अस्तर क्यों बनता है, तो देखो HCl क्या है, HCl जो है वो क्या है, हमारे त्वचा को जला सकता है। तो क्या यह आमाशय की भित्तियों को नहीं जला सकता है, तो बिल्कुल जला सकता है। तो लेकिन हमारे जो आमाशय की जो आंतरिक भित्तियां होती हैं उस पे जो है HCl का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा क्यों होता, क्योंकि जठर रस में क्या है, श्लेष्मा है, श्लेष्मा है या म्यूकस है जो क्या होती है कि जो आमाशय के भित्तियों है उसके ऊपर क्या बनाती है, एक परत बना देती है जो क्या करती है कि HCl के दुष्प्रभाव से क्या होता है, आमाशय को बचाती है। ठीक है, तो ये श्लेष्मा क्या करती है बच्चों, ये म्यूकस क्या करती है, ये म्यूकस जो है आमाशय के आंतरिक अस्तर पे क्या होता है, जो आंतरिक भित्तियां होती है उसमें क्या होता है, अस्तर का निर्माण करती है और HCl के दुष्प्रभाव से जो है आमाशय की रक्षा करती है। अब तीसरा क्या भाई, ये पेप्सिन। तो ये पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने वाला क्या है, एंजाइम है। और यह पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ये पेप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड में जो है बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड पेप्टोन्स इत्यादि में बदल देता है। तो इस प्रकार से जो है आमाशय में हम लोग देख रहे हैं क्या है कि भोजन का पाचन होता है। तो कितना बात ध्यान रखना है बच्चों कि आमाशय में क्या होता है, जो आमाशय होता है, आमाशय की भित्तियों में क्या होता है, जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि जठर रस को स्रावित करती है। इस जठर रस में क्या है भाई, तीन HCl, श्लेष्मा और पेप्सिन, तीनों के अपने अपने कार्य हैं। HCl का क्या कार्य है, तो HCl का पहला कार्य है भोजन के साथ आने वाले क्या जीवाणुओं, कीटाणुओं, विषाणुओं इत्यादि को क्या करता है, वह जो है आमाशय में मार देता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, HCl का दूसरा काम क्या है कि भाई जो जठर रस में जो पेप्सिन है उसको क्या करता है, वो क्रियाशील कर देता है, इनएक्टिव रहता है उसको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। और श्लेष्मा क्या करता है बच्चों, तो श्लेष्मा जो है आमाशय के जो आंतरिक भित्तियां हैं इसके ऊपर में एक अस्तर का निर्माण करता है जो HCl के दुष्प्रभाव से आमाशय को बचाता है। और तीसरा ये पेप्सिन क्या है, तो ये पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला क्या है, एंजाइम है। यह पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को जो है उसके सरल रूप यानी कि जैसे कि पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन्स में बदल देता है। तो एक बात ध्यान देना, यहाँ प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं होता है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन का मतलब क्या है, प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन अभी बदल रहा है किसमें, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स, जो कि आगे चल के क्या होगा, पूर्ण पाचन होगा, इसका सुधार। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा बच्चों कि आमाशय में पाचन किस प्रकार होता है। अब जो है भोजन में अभी क्या क्या हुआ है बच्चों कि मुख में क्या हुआ, माउथ में क्या हुआ, स्टार्च का कुछ स्तर कुछ हद तक क्या हुआ, पाचन हुआ है। फिर क्या हुआ है, भोजन जो है आमाशय में जो है प्रोटीन का पाचन जो है अभी शुरुआत हुआ है। अब जो है आधा अधूरा बचा हुआ भोजन जो है अब क्या होगा, वो पहुंचेगा कहाँ, वो पहुंचेगा क्षुद्रांत। कहाँ पहुंचेगा, क्षुद्रांत। तो बात को समझते हैं कि क्षुद्रांत में जो है पाचन किस तरह से होता है। ठीक है, तो क्षुद्रांत में पाचन, क्षुद्रांत में पाचन क्या बोल रहे हैं, क्षुद्रांत में पाचन, में पाचन।
क्षुद्रांत में पाचन, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो बच्चों, ये तुम्हारा क्षुद्रांत, ये क्या है, क्षुद्रांत है, ठीक है। तो देखो भोजन जो है ये आया आमाशय में, आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ और फिर क्या हुआ, क्षुद्रांत में आया। अब जो क्षुद्रांत में जब भोजन पहुंचता है, तो देखो क्षुद्रांत में जो है भोजन जब पहुंचता है तो यह 3 रसों से मिलता है। कौन कौन से रसों से मिलता है, तो देखो यहाँ पे एक है, क्या है, अग्नाशय, क्या है, अग्नाशय, ये क्षुद्रांत में जब भोजन पहुंचता है ये मुख्यतः 3 रसों से मिलता है। कौन कौन सा रस, तो ये यकृत है, यकृत क्या करता है, पित्त को स्रावित करता है। ये अग्नाशय है, जो अग्नाशयी रस को क्या करता है, स्रावित करता है ना। और जो है ये जो क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत की जो भित्तियां हैं, क्षुद्रांत की भित्तियों पे भी एक ग्रंथि होती है, ठीक है। तो उस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं आंत्र रस। तो देखो जो भोजन क्षुद्रांत में जो भोजन है, क्षुद्रांत में भोजन किस किस चीज से मिलता है, तो क्षुद्रांत में पित्त रस से मिलता है। किससे मिलता है, पित्त रस से। पित्त कौन बनाता है, तो पित्त रस जो है कौन बनाता है, जो है वो यकृत बनाता है। तो यकृत द्वारा बनाया गया पित्त रस, ठीक है, वह जो है, जो कि क्या होता है, पित्त की थैली में क्या होता है, संग्रहित रहता है। तो वहां से पित्त की थैली से कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है क्षुद्रांत में। इधर अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशयी रस को स्रावित करता है। और आंत की भित्तियां क्या होती है, आंत रस को क्या करती है, स्रावित करती है। तो इस तरह से क्षुद्रांत में जो है भोजन जो है क्या होता है, किन किन चीजों से मिलता है। तो हम लोग बात करेंगे कि क्षुद्रांत में भोजन मुख्यतः 3 रसों से मिलता है, 3 रसों से मिलता है, 3 रसों से मिलता है। कौन कौन सा हमने, तो पहला यकृत द्वारा स्रावित कौन सा, पित्त रस। और दूसरा क्या बात है, दूसरा अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशयीय रस। और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा आंत के द्वारा क्या है, आंत रस, क्या है, आंत रस, ठीक है। तो ये 3 रसों से मिलता है। तो देखो बच्चों, ये जो तुम्हारा अग्नाशयीय रस है और आंत रस है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयीय रस और आंत रस में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो अग्नाशयीय रस और आंत रस में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसी एंजाइम के सहायता से क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। परंतु अब तुम्हारे दिमाग में सवाल क्या होगा कि तब यह पित्त रस क्या करता है, यह पित्त रस क्या करता है। तो देखो बच्चों,
ये अग्नाशयी रस और आंत रस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, परंतु यह एंजाइम जो है वह सिर्फ क्षारीय माध्यम में काम कर सकते हैं, क्षारीय माध्यम में काम कर सकते हैं। तो जब वो क्षारीय माध्यम में काम कर सकते हैं, लेकिन भोजन क्या होता है कि भोजन तो हमारे क्या है, आमाशय से होकर गुजर के आता है, और आमाशय में हमारा क्या होता है, हमारा जो है अम्लीय माध्यम होता है। तो भोजन जब क्षुद्रांत में पहुंचता है तो उसका माध्यम क्या होता है, वास्तव में अम्लीय होता है, क्योंकि वह आमाशय से होकर आता है, और आमाशय में क्या होता है, HCl होता है। तो इसीलिए क्षुद्रांत में क्या होता है, क्षुद्रांत में क्या है कि क्षुद्रांत में पाचन होना होता है, लेकिन वो किसके सहायता से, अग्नाशयी रस और आंत रस। और अग्नाशयी रस और आंत रस में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं उनको क्या है, उनको क्रियाशील होने के लिए क्षारीय माध्यम होना चाहिए। तो ये आंत रस क्या है, ये पित्त रस क्या है, पित्त रस का क्या काम है, पित्त रस का पहला काम है कि जो भोजन जो क्षुद्रांत पहुंची है, जो उसका अम्लीय माध्यम है, उसको वह क्षारीय माध्यम में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो पित्त रस का पहला काम क्या है कि भोजन के अम्लीय माध्यम को वह क्या करता है, क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है, ताकि अग्नाशयी रस और आंत रस में एंजाइम जो है वो क्या हो, अच्छी तरह से क्रियाशील हो सके। ठीक है। और दूसरा काम क्या है बच्चों, पित्त रस का। तो देखो पित्त रस में ध्यान रखना, पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, पित्त रस पाचन नहीं करता है। ठीक है, पित्त रस पाचन में सहायता करता है ना। पाचन किससे होता है, अग्नाशयी रस और आंत रस में उपस्थित एंजाइम का। तो पित्त रस पहले भाई कैसे मदद किया, तो पित्त रस ने पहले क्या किया कि जो भोजन का जो अम्लीय माध्यम है उसको क्या कर देता है, क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। और दूसरा जो है पित्त रस का दूसरा कार्य क्या है कि देखो भोजन में जो वसा होता है, तो वसा का पाचन जो है अत्यंत ही क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है। तो वसा का जो है पाचन से पहले क्या होता है कि जो वसा का जो अणु होते हैं वो क्या होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उन अणुओं को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को करते हैं हम लोग इमल्सीकरण। क्या करते हैं, इमल्सीकरण। तो यह पित्त रस जो है यह क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण भी करता है। ठीक है। तो देखो अब हम बात को समझते हैं अच्छी तरह से कि क्षुद्रांत में पाचन कैसे होता है। तो क्षुद्रांत में जो भोजन पहुंचता है वह क्या होता है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस से मिलता है, अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशयी रस से मिलता है, और आंत के द्वारा आंत रस से मिलता है। इस अग्नाशयी रस और आंत रस में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जिस एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है। परंतु अग्नाशयी रस और आंत रस में उपस्थित जितने भी एंजाइम हैं उस एंजाइम को क्रियाशील होने के लिए क्षारीय माध्यम की जरूरत होती है। तो भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करने के लिए क्या है, पित्त रस क्या करता है, अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है। ठीक है। और पित्त रस का दूसरा काम क्या है, पित्त रस का दूसरा काम है कि यह वसा के इमल्सीकरण में क्या करता है, यह जो है मदद करता है। तो प्रायः आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्कूल की परीक्षा जब होगी तो प्रायः आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पित्त रस है, इस पित्त रस का क्या कार्य है। पित्त रस को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, बाइल जूस। तो इसका क्या कार्य है, तो दो कार्य मैंने बताया भाई। पित्त रस क्या कहता है कि भोजन का जो अम्लीय माध्यम है उसको क्या करता है, क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है। और दूसरा क्या करता है, ये वसा का इमल्सीकरण में क्या करता है, मदद करता है। और अग्नाशयी रस और आंत रस में उपस्थित एंजाइम जो है वो क्या है, भोजन का पाचन करती। तो इस प्रकार बच्चों भोजन का पाचन मुख्यतः 3 जगह ही होता है। कहाँ, मुख गुहा में क्या है, स्टार्च का पाचन, मंड का पाचन। फिर क्या है, आमाशय में क्या है, प्रोटीन के पाचन का आरंभ। और जो क्षुद्रांत है उसमें क्या है,
भोजन का पूर्ण पाचन। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि भोजन का पाचन जो है किस प्रकार होता है। अब अगला बात हम लोग करने जा रहे हैं अगले जैव प्रक्रम के बारे में, जो कि क्या है, श्वसन या रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं, ये क्या है। तो पहले बात को समझते हैं कि ये श्वसन या रेस्पिरेशन किसको कहते हैं। देखो, आम लोग किसी भी जो जनरल आदमी से हम बात करेंगे कि भाई श्वसन क्या है या रेस्पिरेशन क्या है, तो हमको जवाब क्या मिलेगा? हमको जवाब मिलेगा कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये क्या है, श्वसन है। तो लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम ये बात जो है ये पूर्ण रूप से सही नहीं है कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना यह श्वसन है। ठीक है, इतना जरूर बात है कि यह श्वसन का एक भाग है, लेकिन ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना ही सिर्फ श्वसन नहीं है। तो श्वसन है क्या, श्वसन किसको कहते हैं, इस बात को हम लोग आज समझने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, क्या है कि हम लोग जानते हैं कि भाई पोषण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करते हैं। अब इस यह जो भोजन होता है बच्चों, इसमें भोजन में क्या होता है कि ऊर्जा समाहित होती है। ऊर्जा क्या होती है, समाहित होती है। कि भोजन में ऊर्जा जो है समाहित होती है, या हम बोले कि जिस तरह से बात करें कि किसी कमरे में कोई सामान हम लोग रख देते हैं, उसी प्रकार बात क्या है कि भोजन में हम ऊर्जा को क्या करते हैं, लॉक करके रख देते हैं। यानी कि भोजन में क्या होता है कि ऊर्जा जो है वह लॉक रहती है ना, इसको बंद रहती है ना। तो भोजन में क्या होता है, ऊर्जा जो है समाहित रहती है। अब इस समाहित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं भाई, समाहित ऊर्जा को बाहर निकालना होता है। तो वास्तव में हम भोजन को क्या करते हैं, भोजन को तोड़ते हैं, भोजन के अणुओं को तोड़ते हैं और इससे क्या करते हैं, ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। तो भोजन को तोड़ के और उससे ऊर्जा को बाहर निकालना ही क्या है, श्वसन है। तो कोई पूछे कि श्वसन किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई भोजन को, अणुओं को तोड़ के उससे ऊर्जा को बाहर निकालना क्या है, श्वसन है। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ रहा है कि श्वसन क्या होता है कि भोजन के अणुओं को तोड़ के, भोजन के अणुओं को तोड़ के उससे ऊर्जा को बाहर निकालना ही क्या है, श्वसन। अब सवाल ये होता है कि ये तो भोजन के अणु, भोजन के अणु हम तो भोजन करते हैं। अब पाचन होने के बाद जो है भोजन के जो मतलब जटिल अणु है, वास्तव में क्या होता है, अंतिम रूप में क्या होता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं, भोजन की जगह शब्द प्रयोग कर सकते हैं ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज क्या भोजन का रूप है ना, सरल रूप है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज के अणुओं को तोड़कर उससे ऊर्जा को बाहर निकालना क्या है, श्वसन है। ग्लूकोज के अणुओं को तोड़कर उससे ऊर्जा को बाहर निकालना ही क्या है, श्वसन है ना। अब सवाल ये उठता है कि तोड़ के ऊर्जा निकालना, तोड़ के किसी चीज को तोड़ के ऊर्जा निकालना, ये क्या है, श्वसन। तो तोड़ते हम लोग इसे, तो देखो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल ये सब क्या है, ईंधन है, इसमें भी क्या है, ऊर्जा समाहित है। तो उससे ऊर्जा को हमको निकालना होता है, तो उसका हम लोग दहन करते हैं। क्या करते हैं, दहन करते हैं। और दहन को ही दूसरे शब्दों में हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये दहन क्या है, एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो जिस तरह से हम किसी ईंधन को, किसी ईंधन से ऊर्जा को निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, उसका दहन करते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण करते हैं। बात उसी प्रकार से है कि हम ग्लूकोज को तोड़ना मतलब ईंधन को तोड़ना है ना। तो ईंधन को तोड़ना मतलब उसका दहन करना मतलब ऑक्सीकरण करना। उसी तरह से ग्लूकोज का तोड़ना मतलब उसका क्या करना, उसको उसका दहन करना, उसका ऑक्सीकरण करना, है ना। तो यानी कि बात क्या निकल के आता है कि जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा को बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वसन
कोशिकाओं के पास होता है। यह क्या होता है? कोशिकाओं के पास होता है। और यह जो ऑक्सीकरण है वह एक चरण में नहीं होता, यह चरणबद्ध तरीके से होता है। तो इतनी चर्चा के बाद हम श्वसन को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम श्वसन को परिभाषित करना चाहें तो कैसे करेंगे बच्चों? कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 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 के चरणबद्ध तरीके से ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो देखो श्वसन क्या है बच्चों? कि श्वसन क्या है कि श्वसन को अगर हम अच्छी तरह से बात समझें तो श्वसन क्या है कि भाई ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज के चरणबद्ध तरीके से ऑक्सीकरण है ना, चरणबद्ध तरीके से ऑक्सीकरण को ही श्वसन कहते हैं। तो हम चरणबद्ध तरीके से ऑक्सीकरण क्यों करते हैं? ताकि हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। किस रूप में? एटीपी के रूप में, है ना। एटीपी क्या है भाई? तो भाई एटीपी जो है ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का रुपया पैसा है ना। जैसे हम लोग किसी जो है पैसे का आदान प्रदान नोट के रूप में करते हैं, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ऊर्जा का हम आदान प्रदान जो है जीवों में क्या होता है? किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है ना। तो ग्लूकोज के चरणबद्ध तरीके से ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। The stepwise oxidation of glucose to release energy in the form of ATP is called respiration. ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि भाई ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो देखो बच्चों, जहां ऑक्सीकरण जहां होता है तो मोटा मोटी यही समझो, जहां ऑक्सीकरण होता है वहां चीजें क्या होती है? टूटती हैं। वहां क्या होती है? चीजें टूटती हैं। यानी ऑक्सीकरण मतलब चीजों का टूटना। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण मतलब ग्लूकोज का टूटना। अच्छा, तो ये बच्चों क्या हो गया? श्वसन का परिभाषा हो गया। अब इसके उदाहरण को हम देखते हैं। देखो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। अब जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करें और ये क्या करें? CO2H2 और जो है 38। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग संतुलित करना। तो क्या यह श्वसन का उदाहरण है? बोलेंगे हाँ, यह श्वसन का उदाहरण है। क्योंकि श्वसन की परिभाषा क्या करती है कि श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण हो रहा है ना। ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और क्या हो रहा है? ऊर्जा मिल रहा है। किस रूप में? 38 ATP। तो यह क्या है बच्चों? यह श्वसन का एक क्या है? उदाहरण है। अब श्वसन का एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। C6H12O6 ये टूटता है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस 2 ATP।
अब देखो, अब ये पहला उदाहरण तो हम साफ साफ पता चल रहा है क्या है, ये शोषण है। और ये दूसरा क्या है, दूसरा में क्या हो रहा है, दूसरा में भी क्या ग्लूकोज टूट रहा है और ये चीज बन रहा है। ठीक है, ये जो यौगिक है इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। तो यहाँ पे भी क्या है, ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लूकोज क्या टूट रहा है, किसमें? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ में भी ऊर्जा क्या हो रहा है, एटीपी के रूप में मिल रहा है। तो यह भी क्या है, यह भी जो है शोषण का उदाहरण है। ठीक है, और अगर हम कहें कि ये ग्लूकोज C6H12O6 है ना, और यह मान लो टूट रहा है किसमें, भाई C3H6 और O3। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं? और यहाँ पर ऊर्जा मिल रहा है 2। ये क्या हो गया, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो देखो इस परिभाषा के अनुसार यह भी क्या है, यह भी शोषण है। और परिभाषा के अनुसार यह उदाहरण भी क्या है, शोषण है। और यह भी क्या है, शोषण है। क्यों? क्योंकि शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ग्लूकोज टूटता है। इसमें भी ग्लूकोज टूट रहा है और दूसरा क्या है, ऊर्जा मिल रहा है, इसमें एटीपी के रूप में। इसमें भी क्या है भाई, ग्लूकोज यहाँ पर भी क्या है, टूट रहा है। लेकिन यहाँ पर टूट रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा था, यहाँ ग्लूकोज टूट रहा है तो यहाँ पे क्या बना रहा है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे भी ऊर्जा हमें मिल रही है 2 एटीपी। और यहाँ पे भी क्या है, ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज क्या टूट रहा है और ऊर्जा हमको मिल रही है एटीपी के रूप में। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है शोषण का क्या है, उदाहरण है। लेकिन तीनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर यह है कि जो उदाहरण एक है, जो उदाहरण एक है, 1 नंबर जो उदाहरण है, 1 नंबर उदाहरण में जो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण हो रहा है, उदाहरण एक में क्या हो रहा है, उदाहरण एक को बोलते हैं तो उदाहरण एक में क्या होता है, उदाहरण एक में होता है कि भाई ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है ऑक्सीजन के सहायता से। किसके सहायता से? ऑक्सीजन के सहायता से, ऑक्सीजन के सहायता से, ऑक्सीजन के सहायता से। ठीक है, तो उदाहरण एक में क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है किसके सहायता से, ऑक्सीजन के सहायता से। तो जब किसी शोषण में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या हो, ऑक्सीजन के सहायता से हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है बच्चों, ये वायवीय शोषण का उदाहरण है ना। तो अगर आपसे पूछे कोई वायवीय शोषण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि वैसा शोषण या शोषण का वह तरीका जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या हो, ऑक्सीजन के सहायता से हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं। और उदाहरण 2 और 3 में देखो, उदाहरण 2 एवं 3 में देखो, 2 एवं 3 जो है इसमें देखो, यहाँ पे भी क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब उसका टूटना। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऊर्जा हमको क्या मिल रहा है, एटीपी के रूप में मिल रहा है, यह शोषण। लेकिन ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, यह बिना ऑक्सीजन के सहायता से हो रहा है, बिना ऑक्सीजन के सहायता से हो रहा है। यानी कि यहाँ उदाहरण 2 और 3 में क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, बिना ऑक्सीजन के सहायता से हो रहा है, बिना ऑक्सीजन के सहायता से हो रहा है।
के सहायता से होता है, सहायता से। तो वैसे जो शोषण होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। यानी कि शोषण कितने प्रकार के होगा, शोषण दो प्रकार के। एक शोषण किसको कहें, एक को बोले हम लोग वायवीय शोषण। क्या कहें, वायवीय शोषण। तो वैसा शोषण जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या हो, ऑक्सीजन के सहायता से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं। और वैसा शोषण जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या है, बिना ऑक्सीजन के सहायता से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण कहते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों में अंतर क्या है, अगर हमको परीक्षा में पढ़ाया जाए कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। तो देखो वायवीय शोषण क्या है, वायवीय शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन की सहायता से होता है। अवायवीय शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के सहायता से होता है। ये तो पहला बात हो गया। अब देखो जो वायवीय शोषण होता है तो जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। ठीक है, और जो अवायवीय शोषण होता है तो उसमें क्या होता है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड अथवा लैक्टिक एसिड, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड अथवा लैक्टिक एसिड। ठीक है, जब वायवीय शोषण होता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज के अणु से क्या होता है, 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि अवायवीय शोषण जब होता है तो क्या होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या होता है, 2 ATP जो है ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस पूरे बात को हम लोग जो है एक बार जो है अच्छी तरह से फिर से हम लोग संकलित करते हैं। ठीक है, कि भाई शोषण कितने प्रकार का हो गया, शोषण कितने प्रकार का हो गया। तो शोषण में क्या होता है मुख्यतः बच्चों, शोषण में सबसे मुख्य काम क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कोशिकाओं के पास ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो शोषण बच्चों कितने तरह का हो गया, शोषण जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यह दो प्रकार का हो गया। कौन कौन सा, पहला हो गया तुम्हारा, पहला क्या हो गया, पहला हो गया वायवीय, वायवीय, इसको इंग्लिश में हम करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। और दूसरा क्या हो गया, अवायवीय, अवायवीय यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज से दिमाग में बैठा के रखना क्या, शोषण मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, शोषण मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। जैसे जैसे बोलते हैं भाई बहुत सारा जो है शोषण में क्या हुआ, ग्लूकोज का क्या ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये जो है शोषण दो प्रकार का हो गया, वायवीय या अवायवीय। तो वायवीय शोषण किसको कहते हैं, तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के सहायता से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अवायवीय में क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण बिना ऑक्सीजन के सहायता से, बिना ऑक्सीजन के सहायता से होता है, इसमें क्या होता है? प्रति ग्लूकोज अणुओं से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है? प्रति ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लूकोज अणुओं से क्या होता है? 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की उत्पत्ति बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड अथवा लैक्टिक अम्ल बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है? रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है। अब देखो इसमें बात क्या है कि जब भी वायवीय शोषण होता है बच्चों, तो इसमें क्या होता है? ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, और अवायवीय में क्या है कि कम मात्रा में ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। तो सवाल ये उठता है कि जो है कि इसमें ज्यादा ऊर्जा क्यों उत्पन्न होता है और इसमें कम ऊर्जा क्यों उत्पन्न होता है? तो इसका एक ही कारण है बच्चों कि जो वायवीय जो शोषण होता है उसमें हमारा पावर हाउस जो है वो क्या होता है? वो सम्मिलित रहता है। यानी कि जो वायवीय शोषण होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सम्मिलित होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? अवायवीय में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सम्मिलित नहीं रहता। पावर हाउस अगर सम्मिलित नहीं रहेगा तो ऊर्जा का निर्माण ज्यादा कैसे होगा? तो सबसे चौथा महत्वपूर्ण बात क्या हो गया कि इसमें क्या होता है? वायवीय शोषण में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सम्मिलित रहता है। सम्मिलित क्या होता है? और इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सम्मिलित नहीं होता है। और वायवीय में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है सम्मिलित नहीं रहता। ठीक है। तो यह हो गया हमारा क्या? वायवीय और अवायवीय शोषण में क्या? और अगले कक्षा में जो है और विस्तृत हम लोग बात करेंगे कि यह जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है किस प्रकार से और कैसे होता। धन्यवाद।